रविंद्र जी के पास आऊं उससे पहले सिद्धार्थ जी, ओपनिंग कमेंट आपसे कि ये जो कुछ हो रहा है इसको आप कैसे और किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र की कामना तो सब करते हैं, लेकिन 11 सालों में क्या कुछ होते हुए हमने देखा है और क्या कुछ हो रहा है वो तमाम हमारी आंखों के सामने है कि सवाल पूछना ही अब एक तरह का जुर्म बना दिया गया है। और आप ये कहें कि नेशनल सिक्योरिटी के मामले पर तो आप बिल्कुल ही सवाल नहीं पूछ सकते हैं। भाई आप ये देखिए कि अगर फॉरेन मीडिया से लेकर तमाम मीडिया ये कह रहा है कि इतने विमान गिरे हैं, आप सामने आकर कह दीजिए कि नहीं गिरे हैं। जब आपके सेना अध्यक्ष से लेकर उप सेना अध्यक्ष से लेकर एयरफोर्स के ऑफिसर से लेकर तमाम लोग ये कह रहे हैं कि नुकसान हुआ है हमारा, लेकिन आप उसको 100% आप इसको कामयाबी कह रहे हैं और किसी नुकसान की आप बात नहीं कह रहे और आप कह रहे हैं विजय उत्सव मनाइए, सवाल मत पूछिए आप। जी, आपका थंबनेल देख के लग रहा है कि जिसको 56 इंच का शेर समझे थे वो तो भीगी बिल्ली निकला संसद में। पहले ट्रंप से भाग रहे थे, अब संसद से भाग रहे हैं, तो आप 56 इंच के शेर कहाँ रहे, अब तो आप भीगी बिल्ली जैसे भाग रहे हैं। और ये जो एक इस तरह का चर्चा होती है कि कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, चर्चा नहीं होनी चाहिए, तो जो जो आदमी बहुत जिद करने लगे ना कि आग बहुत ठंडा होता है, उससे चर्चा विचर्चा करने के बदले उसके हाथ पे थोड़ा सा आग रख देना चाहिए, उसको समझ में आ जाएगा कि आग गर्म कैसे होती है। तो देखिए, उनको लेकिन प्रमाणित करना पड़ेगा। आज सुबह से हम देख रहे हैं कि ये एक तरफ तो जो संसद में हो रहा है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुपों वगैरह में काफी ये चर्चा हो रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, सार्वजनिक रूप से बात करेंगे तो दुश्मन को पता लग जाएगा, ये वो इधर उधर की बातें हैं। तो उसका भले वो गलत है या सही है अपनी जगह पे, लेकिन हमें प्रमाणित करना पड़ेगा कि वो कैसे गलत है। सबसे पहले तो ये कि बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं कि हमेशा संसद में हंगामा होते रहता है। वीपी सिंह के खिलाफ कांग्रेस करती थी तो मनमोहन सिंह जी के खिलाफ भाजपा करती थी, और जब गुजराल साहब थे तो कांग्रेस भाजपा दोनों मिलकर करते थे। तो सवाल उठता है कि आखिर संसद क्या है और सांसदों ने उसे क्या समझ के रखा है। देखिए, भारत में सारे अधिकार सबसे पहले नागरिक के पास होते हैं, इसीलिए संविधान शुरू ही होता है हम भारत के लोग से। तो जैसे आपके चैनल में आप एडिटर हैं, पर सारे काम तो आप खुद नहीं करते, कुछ काम जैसे कैमरा चलाना, स्टूडियो को खोलना, चाय पिलाना, इसके लिए आपने दूसरों को नियुक्त करके रखा है। वैसे ही व्यक्ति अपने कुछ अधिकार वोट द्वारा प्रतिनिधि को नियुक्त कर देता है। जैसे तेलंगाना में, क्योंकि तेलंगाना की का किसी दूसरे देश के साथ सीमा नहीं है, तो वहां का नागरिक जो होगा तेलंगाना का, वो रक्षा, विदेश नीति आदि का काम अपने सांसद के सुपुर्द कर देता है। इसीलिए चुनाव में बैलेट या ईवीएम में आप देखिएगा प्रत्याशियों का तो नाम होता है, लेकिन किसी पार्टी का नाम नहीं होता, केवल हर प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह होता है, चाहे वो किसी दल से हो या निर्दलीय हो। तो भारत भर के ऐसे 543 जन नियुक्त प्रतिनिधि जब एक जगह जमा होते हैं तो उसे हम संसद कहते हैं। अब जो तेलंगाना के नागरिक को रक्षा एवं विदेश नीति के मूल अधिकार का, उसका जो एफडी है, उसकी व्यवस्था के लिए उसने 543 लोग चुने हैं। उन लोगों ने मिलकर एक इकाई को वो सुपुर्द किया जिसका नाम सरकार होता है। मतलब सरकार जनता की मालिक नहीं है, सरकार जनता के अधिकारों की मैनेजर है। अब मैनेजर को अपने मालिक को काम का हिसाब तो देना पड़ेगा, उस हिसाब किताब के लिए ही संसद बैठती है। आज संसद में अजीब हुआ, जब राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति दोनों का हिसाब मालिक ने मैनेजर केंद्र सरकार से मांगा तो मैनेजर भाग गया, बोलने लगा मैं हिसाब नहीं दूंगा, तुम कौन हो हिसाब मांगने वाले, मांगना है तो फलाना तारीख को मांगो, वरना नहीं दूंगा, 9 बजे नहीं दूंगा, 13:61 पर दूंगा, आदि आदि इत्यादि है। 13:61 पर आप कैसे दोगे? तो हुआ यह है कि आपने अपना खून पसीने का पैसा बैंक में रखा, और जिस दिन बैंक में अपना पासबुक लेके गए और अपडेट के कहा कि अपडेट कर दो, तो बैंक मैनेजर बोलता है कि आपका पैसा अब मेरा हो गया, अब आपको हम हिसाब किताब नहीं देंगे। तो जब पहलगाम की आतंकी घटना हुई तो राष्ट्रीय सुरक्षा में चूक हुई, सरकार ने खुद माना। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सुरक्षा के इकाइयों का इस्तेमाल किया, हम सबने देखा, सेना के इस्तेमाल हुआ। जब सीज फायर हुआ तो विदेश नीति बीच में आ गई। तो जब ये सारे काम केंद्र सरकार के जिम्मे हैं और केंद्र सरकार हम भारत के लोगों की मैनेजर है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति का हिसाब हम भारत के लोग मालिक को देगी नहीं तो किसको, ट्रंप को देगी क्या? मालिक को देगी या किसी पड़ोसी को देगी? ट्रंप को कैसे देगी? भाजपा का वोटर भी तो आज पूछ रहा है कि जब सेना ने अखंड भारत को मुट्ठी में कर लिया था,
जब मीडिया ने बलूचिस्तान तक पर तिरंगा फहरा दिया था, जब पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था, तब पीओके को लेकर ना सीज फायर करते। सेना का जीता हुआ पीओके प्रधान जी ने लौटा क्यों दिया? संसद में पहलगाम हो, सिंदूर हो या सीज फायर, इन मुद्दों पर सरकार जितना भागेगी उतना इस देश की जनता को लगने लगेगा कि मोदी सरकार की नीयत में कुछ खोट है। लगेगा कि ये जोकर ट्रंप की बात तो आधे घंटे के अंदर मान लेते हैं, पर भारत के 140 करोड़ लोगों का 140 करोड़ लोगों को तो आप दुत्कार रहे हैं। भाजपा संसद से जितना भागेगी उतनी और बदनाम होगी। ऐसे ही 2024 में भाजपा को ना भारत के 115 करोड़ लोगों ने वोट नहीं दिया था। ऐसे ही हेकड़ी दिखाती रहेगी कि तो उसके खुद के जो 25 करोड़ वोटर बचे हुए हैं वो भी वो खो देगी। बैंक का मैनेजर मेरा रिश्तेदार भी हो तो ये थोड़े कहे उस वैसे बैंक में मैं पैसा थोड़े रखूंगा कि जो कहे कि नहीं पैसा तुम हमारे यहाँ रखने के बाद हम तुमको वापस नहीं देंगे। वो रिश्तेदार भी होगा तो लोग अब वैसे बैंक में पैसा नहीं रखते हैं। तो ऐसा ही हो गया, एक गाने जैसा हो गया, मेरा सब कुछ मेरा तेरा भी मेरा। तो इस तरह की जो बात है, तो इसीलिए इसमें संसद को ये चर्चा करने का हक नहीं। संसद का ये काम ही है कि इस विषय पर चर्चा हो। क्या ये सच नहीं है कि पहलगाम में राष्ट्रीय सुरक्षा में चूक हुई? भाजपा ने खुद माना। क्या ये सच नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर के होने से पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इस पूरे के पूरे विषय को कहा कि हम सेना के सुपुर्द कर रहे हैं, सेना इसका जवाब देगी? ध्यान में रखिएगा, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में प्रधानमंत्री होते हैं, विदेश मंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, विदेश मंत्री होते हैं और वित्त मंत्री होते हैं। ये सारे लोग, भले एनडीए की सरकार हो, लेकिन ये सारे लोग 5 लोग जो हैं ये भाजपा के हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि ये जब सवाल उठाया जाएगा तो एनडीए का एक भी घटक दल भाजपा के बचाव में आके बोलेगा नहीं, कहेगा हम जानते ही नहीं है इस बात को। ये तो 5 लोग आपने मिलकर, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने मिलके ऑपरेशन सिंदूर कैसे करना सेना को दे दिया। वो क्यों दिया, कैसे दिया? हम थोड़े थे उस मीटिंग में, मुझे बताइए। जनता दल यू का कोई था? टीडीपी का कोई था? क्योंकि आप जो 5 लोगों ने मिलके क्या पहलगाम होने के बाद हम ये पूरा का पूरा इसका जवाब क्या दिया जाए, हम सबको पता है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी बैठी थी, उसके बाद ये घोषित किया गया कि हमने पहलगाम का जवाब क्या देना है ये हम सेना को खुली छूट दे रहे हैं। ये देने वाले कौन लोग थे? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। उसमें कौन लोग है? कहीं एनडीए का तो कोई है नहीं, बीजेपी वाला है। तो बीजेपी को यह समस्या भी राजनीतिक रूप से है कि इस विषय में कोई भी उसका घटक दल सामने आके उसका बचाव नहीं करेगा, कहेगा कि तुमने मैच खेला था भैया, हमको कैसे पता कि कैसे कि क्या हुआ था उस मैच में हम थे ही नहीं। तो मेरे ख्याल से भाजपा ये भाग रही है, ये स्वाभाविक है, लेकिन वो भाग नहीं सकती, भागना गलत है। और जितना इसके बावजूद भीगी बिल्ली की तरह भागेगी। आपने अगर अपने आप को 56 इंच का शेर बोला है और ट्रंप के सामने भी भाग जाते हैं और अपने लोगों के सामने भी भाग जाते हैं, तो आप अपने आप को 56 इंच का शेर आप कहते रहेंगे, लेकिन लोग समझने लगेगा कि ये तो भीगी बिल्ली है। तो मेरे ख्याल से भाजपा को ये सब चीजों से बाहर निकलना चाहिए, और वो निकले या नहीं निकले, इस तरह का दबाव उनके ऊपर बनता चला जाएगा कि पहलगाम के ऊपर, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर और सीज फायर के ऊपर, ये तीनों चीजों पर उनको खुल के चर्चा करनी ही पड़ेगी। सदन में, दोनों ही सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों जगह उनको अपनी बात रखनी ही पड़ेगी। और अपनी बात रखने के अलावा जो सवाल उठेंगे उसका जवाब होगा, क्योंकि ये जो सवाल है ये कोई विपक्ष के पार्टियों का सवाल नहीं है, ये इस देश की जनता का सवाल है। जैसे मैंने कहा, भाजपा का वोटर खुद कह रहा है, आप तो हमारे पास वोट मांगने आए थे तो बोलेंगे हम अखंड भारत बनाएंगे, तो जिस समय अखंड भारत मुट्ठी में आ गया था तो छोड़ कर दिए। तो ये सब जो सवाल है ये जनता के सवाल है, और इसका जवाब देना ही पड़ेगा उनको, आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है बुशरा जी। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, देना ही होगा। बिल्कुल बच के भाग रहे हैं क्योंकि उनके पास इन तमाम सवालों के जवाब नहीं है कि आपने इतने देशों की इतनी यात्राएं जो आपने की हैं उसका आखिर हल क्या सामने निकल कर आया है। अगर मुश्किल की घड़ी में एक भी देश हमारे साथ आकर खड़ा नहीं हुआ, अगर भारत और पाकिस्तान हाइफिनेटेड हो गए, अगर सिंपैथी जो है जो हमें मिलनी चाहिए थी वो सिंपैथी पाकिस्तान कहीं ना कहीं लेने में अगर कामयाब हो रहा है, तो ये सवाल तो है ही। सवाल ये भी है कि जिसके ऊपर हमला हुआ वो आखिर अपनी सफाइयां देने के लिए प्रतिनिधि मंडल बनाकर बाहर क्यों भेज रहा है, ये जरूरत क्यों आन पड़ी। और उसके बाद भी जब हम बात करते हैं और जब हम अलग अलग मंचों पर जाते हैं तो वहां पर आप ये देखिए कि कुछ कंट्रीज के अलावा कोई भी कंट्रीज उस तरह से हमारे साथ आकर खड़े नहीं हुए। ये तमाम बातें हैं, और ये दोनों ही चीजें हैं सिद्धार्थ जी। एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा और नेशनलिज्म की जो बात है,
और दूसरी विदेश नीति कि हमारा डंका बज रहा है। ये दोनों का ही ढोल जो है इस बार फट गया है। क्या इसीलिए सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है? और शायद मुझे लगता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई होगी, और उसके साथ साथ हमारा मीडिया का एक धड़ा भी, फ्लोरेसेंट मीडिया। हाँ, देखिए होता यह है कि दोपहर 12 बजे ना मैं धूप में खड़ा रहता हूँ तो मेरी छाया नहीं रहती है, लेकिन शाम में 5 बजे की धूप में ना मैं होता 6 फीट का हूँ लेकिन मेरी छाया 16 फीट की बड़ी हो जाती है। तो बीजेपी के साथ, बीजेपी इकोसिस्टम के साथ हमें पता है वो छवि में फंसे हुए हैं, वो अपनी छवि ज्यादा बचाना चाहते हैं। वो कुछ काम करें या नहीं करें, उनको अपनी छवि की चिंता ज्यादा है। और जिस तरह से शिवराज साहब ने समझाया, उन्होंने आंखों देखा हाल चश्मदीद की तरह समझाया कि पहले की संसद की परंपरा और मर्यादाओं को अभी किस तरह से तार तार किया जा रहा है, उससे तो यही समझ में आता है कि अमेरिका में एक फिलीबस्टर कहा जाता है, फिलीबस्टर टैक्टिक्स होता है, जिसमें ना किसी प्रोसीजर को, किसी प्रक्रिया को भाषण से इतना लंबा खींच दो ताकि लोग उब कर बाहर चले जाएं, और ये देरी करने की एक रणनीति होती है। इसको अंग्रेजी में फिलीबस्टर कहा जाता है कि प्रोसीजर में ही इसको इतना फंसा दो, इतना लंबा प्रोसीजर कर दो कि मेन मुद्दे पर आए ही नहीं। अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि हम सब जानते हैं कि पहलगाम में प्रधान जी ने सुरक्षा की चूक मान ली थी। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस समय वो खुद टीवी पर से गायब रहे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में तो 7 तारीख से 10 तारीख तक दुनिया ने सिर्फ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर से व्योमिका सिंह को देखा। फिर अचानक सीज फायर कर लिया, तो वो ट्रंप के कहने पर कर लिया। मतलब ये कि पहलगाम और सीज फायर की जिम्मेदारी तो प्रधान जी की है और ऑपरेशन सिंदूर की जिम्मेदारी सेना की है। तो सवाल तो उठेगा ही कि राष्ट्रवादी सरकार के राज में पहलगाम कैसे हो गया। विश्व गुरु यदि भारत है तो ट्रंप के सीज फायर को प्रधान जी कैसे मान गए। इन दोनों का सवाल का जवाब देना ना बहुत मुश्किल है, फंसे हुए हैं। उसका एक उदाहरण देता हूं, आप मुझसे सामान्य से सवाल पूछ लीजिए कि सिद्धार्थ जी क्या आपने सिगरेट फूंकना बंद कर दिया है। अब मैं हाँ बोलूंगा तब भी फंसूंगा, ना बोलूंगा तब भी फंसूंगा। हाँ बोलूंगा इसका मतलब पहले फूंकता था, ना बोलूंगा इसका मतलब अभी भी फूंकता हूं। तो ऐसा एक सवाल है जिससे कि प्रधान जी को सदन में बाहर, सदन से बाहर जाना उनकी मजबूरी है। ये जो आपने थंबनेल डाला है, ये थंबनेल का कारण यह है कि इस सवाल के जवाब में वो ना हाँ बोल सकते हैं और ना बोल सकते हैं। उनके पास एक ही रास्ता बचता है, वो है रणछोड़ दास बनने का। खैर भारत में तो भगवान कृष्ण भी रणछोड़ दास बने थे, तो ये रणछोड़ दास बने बिना इनके पास चारा नहीं है। मेरे ख्याल से अभी भी इनके पास एक बहुत अच्छी परंपरा का निर्वाह ये कर सकते हैं। 1999 में जिस समय कारगिल युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध खत्म होने के 3 दिन के बाद उस समय के भाजपा के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कारगिल रिव्यू कमेटी नाम की एक कमेटी बनाई, जिसके अध्यक्ष थे के सुब्रमण्यम जी। के सुब्रमण्यम वो थे जो अभी भारत के विदेश मंत्री हैं, जयशंकर जी उनके पिताजी थे। कारगिल रिव्यू कमेटी ने करीब 75 सुझाव दिए, उसमें से 63 सुझावों को 2012 तक भारत सरकार ने अपनी रक्षा डॉक्ट्रिन बनाया। भारत ने उसको अपना डिफेंस डॉक्ट्रिन बनाया, और वो इतनी सफल कमेटी थी कि आज तक 1999 से 2025 तक 26 साल में पाकिस्तान दूसरा कारगिल नहीं कर सका। तो अगर हमको दूसरा पहलगाम से बचना है तो मोदी जी को अपने ही यशस्वी प्रधानमंत्री, उनके पूर्वज अटल बिहारी वाजपेयी जी जो खुद भाजपा के थे, उन्होंने जिस रास्ते पर चल के कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई, उस तरह की एक कमेटी इनको भी बनानी चाहिए, पूरी पारदर्शिता के साथ सामने आनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको कारगिल दूसरी बार नहीं हुआ तो ये भी जरूरी है कि पहलगाम भी दूसरी बार ना हो। पहलगाम अगर दूसरी बार नहीं होना है तो इनको वाजपेयी जी के रास्ते पर चलना पड़ेगा। ये नहीं चलेंगे, केवल अपनी छवि बचाने की कोशिश करते रहेंगे कि चलो शाम में 5 बजे मेरी छाया 16 फीट की हो जाती है, तो ध्यान में रखिएगा 1.5 घंटे बाद सूरज भी नहीं रहता। जब अंधेरा हो जाता है तो आपकी छाया तो दूर, आपको भी कोई नहीं देख सकता। अंधेरा में आदमी ही नहीं दिखता, छाया कब क्या देखेगा। तो इनको अपनी छवि के जो क्या कहते हैं गलतफहमी है, इससे बाहर निकलना चाहिए और कुछ यथार्थ का काम करना चाहिए। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने कही।